हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो क्लास 9th का अभी हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर मोशन को कवर अप कर लिया है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आपके डाउट को ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, तो पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर जो हमारा मोशन था उसमें हमने स्टडी किया था किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अबाउट मोशन। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यू स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अचानक इसकी स्पीड क्या हो गई, कुछ टाइम बाद v हो गई। ठीक है, फिर हमको पता है कि t टाइम बाद इसकी स्पीड u से v हो गई, मतलब चेंज हो गई। तो हमें बात करना कि t बराबर 2 सेकंड या t बराबर 10 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। या फिर इसने अपनी स्पीड को u से v किया तो इसने कितना फोर्स लगाया होगा, इस पे बाहर से कितना फोर्स लगाया गया होगा, इसकी बिल्कुल बात हम लोगों ने नहीं किया था। मतलब हम लोग सीधे बात कर लेते थे कि इसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। मतलब ये कहने का है कि पिछले चैप्टर में अगर मोशन चेंज हो रही है, उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, तो स्पीड क्यों चेंज हो रही है इसकी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम ये सब निकाल लेते, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले रहे थे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले रहे थे, एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हुआ इसको फाइंड आउट कर रहे थे, कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी u से v हुई होगी। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकुलर गिवन टाइम क्या, ये सब हम लोगों ने खूब देखा। एवरेज स्पीड क्या हुआ है ना एक पार्टिकुलर टाइम में, ये सब हम लोगों ने खूब देखा। बट कहीं पे भी हमने ये बात नहीं किया कि ये जो मोशन में चेंज आया ये u से v स्पीड हुई क्यों हुई, है ना, अपने आप तो ही नहीं होगी, मतलब इस पे रीजन क्या था। तो रीजन को जानने की हम लोगों ने बिल्कुल कोशिश नहीं किया गया था। ठीक है, तो बेटा यही तो है काइनेमेटिक्स चैप्टर में, क्या हम पूरी स्टडी कर लेते हैं अबाउट मोशन विदाउट नोइंग एनी कॉज, है ना, कोई कारण हम लोग नहीं जानते और उसकी स्टडी करते रहते हैं। लेकिन जो लॉज ऑफ मोशन आए, ये चैप्टर के नाम से आपको पता है कि लॉज ऑफ मोशन, मोशन के नियम, मतलब मोशन के कारण क्या, मोशन क्यों हुई है, अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी u से v हुई तो क्यों चेंज हुई, क्या कारण है, किस फैक्टर के कारण चेंज हुई। ठीक है, ये स्टडी करेंगे। तो चैप्टर हम लोग डालते हैं क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे फोर्स की, है ना। फोर्स आप लोगों ने खूब सुना होगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में जो चेंज आ रहा है ना, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। तो सबसे पहली बात तो यही बन जाती है इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कि भाई हम लोग अच्छे तरह से जान लें कि एक्चुअली में फोर्स क्या होता है। ठीक बात ना। तो हम लोग बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स का जनरली इफेक्ट आप लोगों ने खूब अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, कि सर कैसे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखिए, उसको उठा के एक दूसरे स्थान पर ले जाना, तो आप क्या करते हो, उठा के फोर्स ही लगाते हो ना। ठीक है, तो फोर्स के और दूसरा इफेक्ट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको ब्रेक करना है, जैसे आप बॉटल में पानी पीते हो, बॉटल क्या कर देते हो, क्रश कर देते हो, तो इसका मतलब क्या किया, आपने फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, मतलब कोई भी आप काम करते हो, जैसे मान लेते हो मैं, ठीक है, कोई सामान उठा रहा है, इसको भी पकड़ कर रखा हूँ, तो क्या है, ये भी क्या फोर्स में इस पे लगा रहा हूँ, तभी ये क्या होल्ड ऑन। अगर इसको छोड़ दूंगा तो मतलब क्या हो गया, ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आप कुछ भी काम करते हैं, है ना, कुछ भी काम करते हैं तो क्या आप एक्सर्ट करते हैं, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की इफेक्ट आपने खूब देखा कि फोर्स, सर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे, ये अभी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, हम इसकी स्टेट चेंज कर दे रहे हैं, मतलब ये कि अगर ये रेस्ट पे है तो इसको उठा करके हम यहाँ पे ला कर रख दिए, मतलब क्या हुआ कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो बाय एक्सर्टिंग फोर्स हम उसको मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट आती है, आप लोग ऐसे हाथ लगा कर रोक देते हो ना, अगर कोई कार चल रही है तो कार को आप हाथ लगा कर रोक देते हो, नहीं, हाथ लगा नहीं रोकते हो, आप एक्सीडेंट हो सकता है भाई, तो उसके लिए आप ब्रेक अप्लाई करते हो। तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ, आप एक फोर्स ही तो लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार चल रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया, वो रुक गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फोर्स अप्लाई करके एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला दिया, ये भी फोर्स का इफेक्ट है ना। ठीक है, क्या क्या फोर्स कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट
रेस्ट पे है तो उसको आप मोशन में ला सकते हो, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकते हो, कैसे? बाय एक्सर्टिंग फोर्स, ठीक है ना। आप ये फोर्स इफेक्टिव देख रहे हैं। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपने एक बॉटल में पानी पिया, जो आती है ना मार्केट में, आप खरीदते हो 20 रुपये बिस्लेरी, तो पानी पीने के बाद उसमें लिखा होता है क्रश दी बॉटल, तो आप उसको ऐसे तोड़ मोड़ देते हो, तो क्या करते हो? इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक अच्छी खासी बॉटल थी, बाद में फोर्स लगा कर आपने उसको तोड़ मोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर मान लेते हैं ये कार जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इसको टर्न लेना है, इसको क्या करना है, टर्न अराउंड, इसको मुड़ना है, तो क्या करोगे? इसका मतलब इसको एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपको क्या रिक्वायर होगा, आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब आपने इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कर सकता है, बाय फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रेस्ट से मोशन ला सकता है, मोशन से रेस्ट ला सकता है, उसकी शेप साइज चेंज सकता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो ये सब फोर्स के इफेक्ट हैं, ठीक है। तो मतलब अब हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ये तो फोर्स डिफिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखोगे, फोर्स लिख दो भाई बेटा, फोर्स इज पुश और पुल, जो आप लोग ऐसे पढ़ते आओगे, फोर्स इज पुश और पुल which changes or tends to change the state of body, ठीक है ना, जो किसी भी बॉडी को क्या स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखिए आपने, फोर्स इज पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, सिंपली और अच्छे से लिखना चाहो तो विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मोशन और changes the direction of a moving object is called force। मतलब ये फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है, या बोल सकते हो क्या, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हम लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, फोर्स इज है ना, एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, जिसको कहते हैं इफेक्ट। आप ये भी लिख सकते हो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion, ठीक है, और change the direction of moving object, it's called force। तो ये फोर्स क्या है, डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। अगर आप कहा जाता कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स बताओ, तो आप बेसिकली लिख सकते हो, फोर्स कैन चेंज, ठीक है ना, द रेस्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे मतलब होगा, मीन्स फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब वो रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट उसको मोशन ला सकता है। दूसरा क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object, और force can change the direction of an moving object, ठीक है। ये फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसे अब लिख सकते हैं, है ना, ठीक है, तो ये सब लिख सकते हो। अब हम बात क्या कर सकते हैं, फोर्स के कैटेगरी की बात करें, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी बोला फोर्स के इफेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन ला सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट कर सकता है, चेंज शेप साइज चेंज करता है वगैरह, सब ये सब लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम फोर्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। पहला क्या यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, क्या बात करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड हमारा जो आएगा क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट, है ना, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक्चुअल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट मतलब एक दूसरे से संपर्क में आती हैं, तब ये फोर्स जो डेवलप होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। मतलब इस फोर्स को लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच फोर्स लग रहा है, वो उनको दोनों को आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है,
ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स डेवलप हो गया, लगेगा, अदरवाइज नहीं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट जरूरी के कांटेक्ट में हो, दूर रखी होंगी तब भी इनके बीच फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं कि कौन कौन से फोर्स होते हैं जिनको हम नॉन कांटेक्ट बोल सकते हैं, इसमें सबसे पहला आता क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में, है ना, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास रखी हैं तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या रखी हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है क्या, g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये इनके बीच फोर्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो g हमने लिखा है, ये g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन नोट करिएगा, ये फोर्स हम ग्रेविटेशनल चैप्टर एक हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हमारे पास सिलेबस में है एक ग्रेविटेशनल चैप्टर, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आपको जानना कि फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। सेकेंड आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है, कि अगर कहीं भी दो चार्ज हैं, अब ये चार्ज क्या होते हैं भाई, है ना, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके बारे में थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल कहीं एक दूसरे पर रखे हुए हैं, चार्ज मतलब दो प्रोटॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, दो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, तो इन सब के बीच, ठीक है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, है ना, इन सब के बीच चार्जों के बीच जो फोर्स है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कंडीशन ये कि चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमारे कैसे फोर्स हैं, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और क्या आता है, लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप बोलते हो। आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स फील किया होगा ना, कि जब दो मैग्नेट आपस में लाते हैं, अगर दोनों के अपोजिट पोल हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे करीब आ जाते हैं, लेकिन सेम पोल रख दो तो दूर भागते हैं, टच में नहीं, आपस में कांटेक्ट में नहीं आते। मैग्नेट मतलब चुंबक, आपने देखा होगा ना कि आयरन को भी एकदम, आप ये लोहा है ना, इसके पास ऐसे ले जाते हैं, चिपक जाता है, मतलब क्या हो, ये कांटेक्ट में आए बिना फोर्स लगा देता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। विजिबल है ना, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में पहला फोर्स हमारा आता है क्या, है ना, नॉर्मल फोर्स, क्या है हमारा, नॉर्मल फोर्स। फिर आता है हमारा क्या, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। फिर आता है क्या, टेंशन, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ये फोर्स कब कौन सा फोर्स काम करता है। अगर बात करें बेटा, तो ये तीनों फोर्स क्या है, ये सब क्या है, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। इन सबको किस में रखा जाता है, ये सब को रखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सब फोर्स किस टाइप की फोर्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के फोर्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स। क्योंकि बेटा हमारे पास जो नेचर में अभी तक चार तरह के फंडामेंटल फोर्स हैं। पहला हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितने भी ढेर सारे फोर्सेस हैं वो इन्हीं चार कैटेगरी से कोई ना कोई होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ये टाइप्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, है ना, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं, वीक फोर्स। तो अभी तक हमारे पास नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल खुद ही एक फंडामेंटल फोर्स है ना, नेचर में पाया जाता है। और न्यूक्लियर फोर्स, ये भी क्या है, फंडामेंटली फोर्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सब लोग इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रब करके आगे डिटेल स्टडी बात करता हूँ, क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ना। फिर हम लोग अपने चैप्टर सिलेबस में आ जाते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, या इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है।
नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे किसी एक मान लेते हमारे टेबल है ना, और टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, ठीक है। तो ये जो m मास है ये टेबल को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ इस पे क्या फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ये अपना फोर्स एक नीचे की तरफ लगा रहा है। अगर इसका मास m है तो नीचे इसका वेट कितना काम करेगा, वेट जानते हो ना, mg। तो ये जो m मास की बॉडी है इसको mg वेट से टेबल को नीचे दबाएगा। अगर आप जिस टेबल पे बैठे हो आप भी क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है, हम अपने वेट के बराबर जमीन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये टेबल पे जो ये वेट नीचे की तरफ लगा रहा है इतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पे क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। कौन लगा रहा है, टेबल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। एक तरह से ये क्या रिएक्शन फोर्स है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन n बराबर क्या लिखेंगे, mg इस केस में, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गए नॉर्मल फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉडी ऑफ मास है, ये हमारा नॉर्मल है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। अब बात करेंगे हम क्या, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स की तो देखो जैसे कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, ये रफ सरफेस पे रखी हुई है। अब ये रस्ट रखी हुई है तो इस पे कोई फोर्स, एक फोर्स काम कर रहा है, केवल क्या, ये नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इस पे काम करेगा है ना। लेकिन जब ये मोशन में आ जाएगी, अगर इस पे हम क्या लगाएं, F फोर्स लगाकर तो उसको आगे तरफ खींचना चाहेंगे, तो इन दो, ये जो बॉडी रखी हुई है टेबल पे जिस सरफेस पे, इन दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। और इसी फोर्स को नाम दिया जाता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। Fs हमने लिख दिया, ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स। इसका काम है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसको रोकना, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है, जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी चलने की कोशिश करती है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी को आप चला रहे होते हो उसके अपोजिट जो फोर्स डेवलप होता है इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर से नीचे चला रहा हूँ, नीचे मोशन नीचे हो रही है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर डेवलप होगा। किसके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस मार्कर के जो सरफेस है और ये बॉडी है, मैं नीचे ला रहा हूँ है ना, मोशन नीचे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसे डेवलप होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं मार्कर को ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसके अपोजिट लगता है, ठीक है, उसके अपोजिट हमेशा लगता है, और ये मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आए। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा एनएलएम पढ़ लें, चैप्टर खत्म हो जाए तीनों लॉस, तो हम इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसको अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिंग, मतलब हमेशा मोशन का अपोज करता है, रोकता है, विरोध करता है, इसलिए अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। और ये क्या है, एक बेटा इसको बोला जाता है, और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब समझ लो कि अपने आप को अकॉर्डिंग कंडीशन सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। जैसे हम बोले थे मार्कर नीचे ला रहे हैं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर डेवलप हो रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर मार्कर ले जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन क्या हो रही है, नीचे की ओर डेवलप हो रही है। और सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब ये है कि अगर एक सरफेस है, इस पे फ्रिक्शन हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F लगा रहे हैं, 2 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन ही लगेगा, ठीक है। अगर हम इसको 4 न्यूटन कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। ये कब तक बढ़ता, अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, इन दोनों के बीच की कोई एक लिमिट होती है, जब तक ये आप F बराबर इसके लिमिटिंग के बराबर है। लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि मान लो ये 2 सरफेस है, इसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम डेवलप हो सकता है 10 न्यूटन का, कितना, 10 न्यूटन। तो अगर आप F बराबर 5 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा 5 ही न्यूटन, ठीक है, वो उसका मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम 10 न्यूटन तक है। लेकिन जब आप 5 न्यूटन लगाओगे तो डेवलप होगा 5 न्यूटन। आप 6 न्यूटन कर दोगे तो इस पे 6 न्यूटन। कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक 10 न्यूटन। आप 10 न्यूटन लगा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। अब आप 10 के बजाय 11 न्यूटन लगा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा। आप 20 न्यूटन कर देंगे, फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि अब इसकी क्या लिमिटिंग वैल्यू है। आप लोग बात करते हो, बोलते हो अपनी लिमिट ना क्रॉस करो। मान लो आप मैक्सिमम 5 रोटी खा सकते हो, अब आपको 2 मिली है, आप बस 2 ही खाओगे ना, 5 मिल गई
5 ही खाओगे। अब 10 आ गए आपके सामने तो आप 5 ही खाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट 5 ही है। 1 मिल रही, 1 खा के काम कर लोगे, 2 मिल रही, 2 खा लोगे, 5 मतलब 5 तक आप खा सकते हो, तो 5 के आज ज़्यादा आप नहीं खाओगे। अब आप समझो चाहे 50 रखे हो, है ना, तो आप 5 ही खाओगे क्योंकि आपकी लिमिट। दूसरी प्रकार ये है कि जब दो सरफेस के बीच के एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब तक वो एक्सर्ट कर सकता है, तो अगर हम उससे ज़्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स यही रहेगा। लेकिन अगर इससे कम लगाएंगे तो अगर 5 न्यूटन लगाएं तो 5 न्यूटन डेवलप होगा। मतलब ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया तो बहुत घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इसका बता रहे थे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या अपोजिंग फोर्स है, ये हमेशा मोशन को अपोज करता है और जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसके अपोजिट लगता है। ठीक है, चलिए, और कैसा फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स? कांटेक्ट फोर्स है। अब एक आपको बचता क्या है? टेंशन फोर्स। क्या बचता है? टेंशन फोर्स आपको बचता है। टेंशन बेटा, टेंशन तब आता है, ठीक है, ये जब कोई डोरी हो, आप कोई एक रोप है ना, ये मान लेते हैं एक रोप है, ये रोप से अगर आप किसी चीज सामान को आप हैंग कर देते हो, ऐसे लटका देते हो, मान लो इसका मास m बराबर कितना है? 2 किलोग्राम। तो देखते होगे ना, अगर हम अपने हाथों से इसको मार करके पकड़ा हूं तो इसका मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं। इसको मैं डोरी से बांध करके लटका दूं तो डोरी देखते हो टाइट हो जाती है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसको पकड़े रहने के लिए जो फोर्स स्ट्रिंग में डेवलप होता है, इस रोप में डेवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और टेंशन भी क्या है? ये भी क्या है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। आल्सो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, और इसमें क्या डेवलप होगा? टेंशन टी डेवलप होगा। ठीक है, टेंशन टी डेवलप होगा। जैसे दूसरा हम हैंग कर दें ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को, ये यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो नीचे वाला भार इसको क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, और यहाँ वाला पार्ट क्या करेगा? ऊपर वाला इसको ऊपर खींच रहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? सामान को ऐसे होल्ड कर रखेगा, उठा करके रखेगा। तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो फोर्स से लगा रही है इस पे, इस बॉडी को उठाए रखने के लिए स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज नोन एज टेंशन फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ तक हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया, और ये तीनों हमारे क्या था? कांटेक्ट फोर्स। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की इफेक्ट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स हमने देख लिया। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, दोनों के हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होते हैं। कांटेक्ट में हमारा नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया। और हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स में जान लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे आपको जाता है कि आपको सिलेबस दिया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो ये कोई एक नया टाइप का फोर्स नहीं है ना। बैलेंस का मतलब आपको समझ में आता ही है। ठीक है ना, कि अगर हमारे पास जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो सब्जी खरीदते हो, तो 1 किलोग्राम इधर रखो, 1 किलोग्राम कर दो ना, बैलेंस कर दो भाई, बराबर। बैलेंस मतलब बराबर की बात है। तो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, क्या है? रेस्ट पे। इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, n बराबर मान लो 10 न्यूटन फोर्स, एक बराबर 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, और इस पे नीचे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, या 20 न्यूटन इधर लग रहा है, और 20 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो देख लो, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, और उस पर लगने वाले सभी फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है, बराबर है, चारों तरफ से हर डायरेक्शन से बराबर फोर्स लग रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या कहे जाएंगे? ये सभी फोर्स बैलेंस फोर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? बैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं कि इफ लिख सकते हो, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस if a number of forces acting on a body and it does not changes
changes its rest state or motion, ठीक है ना, its state of rest or motion, ठीक है ना, लिख सकते हो its does not changes its state of rest or uniform motion, कैसा मोशन लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, then the forces are called balanced forces, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्सेस के इफेक्ट में बॉडी अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रही है, मतलब अगर वो रेस्ट पे आप जितने ढेर सारे फोर्सेस लगा रहे हो, 10 फोर्स लगा दिया, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो बैठी है। जैसे है हमको कोई चारों तरफ खींच रहा है, हम पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हम यहीं खड़े हैं, हम अपने जगह से हिल तक नहीं रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, जितने फोर्सेस लग रहे हैं इन सब फोर्सेस क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और मान लो अगर हम चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और हम पे 10 का 20 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है और हम पे फोर्स ढेर सारे लगते चले जा रहे हैं, तब भी सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस फोर्स। उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मतलब ढेर सारे फोर्सेस के प्रभाव में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर रही है तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे मैं केवल क्या कर ले रहा हूँ, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी में बेटा मोशन चेंज हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर ये बॉडी क्या थी, रेस्ट पे है, फोर्स का इफेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण नहीं आता, रेस्ट पे है और इस पे फोर्स क्या लगा दिया, 20 न्यूटन लगा दिया, है ना, और इस पे एक लगा दिया क्या, 10 न्यूटन का। F2 बराबर कितना लग दिया, 10 न्यूटन, और ये क्या F1 बराबर कितना है, 20 न्यूटन। तो देख लो इधर 10 लग रहा है, इधर 20 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से बॉडी इधर चलने लगी क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो बॉडी रेस्ट से कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और ये चल रही होगी, मतलब मोशन में आ गई। तो क्या हुआ, इसका मतलब F1 और F2 जो फोर्स क्या कहलाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इन दोनों फोर्स के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने एक से ज्यादा फोर्सेस लगाएं और बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाए, अगर मोशन कर रही है तो मोशन में चेंज आ जाए, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाए, है ना। जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरे में यहाँ एग्जाम्पल ले लें, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, है ना इधर, और इस पे हमने क्या 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, एक 20 न्यूटन लगा दिया, एक इधर 5 न्यूटन लगा दिया, एक इधर 6 न्यूटन लगा दिया, और 10 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड बढ़ करके कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, इस पे जितने फोर्स काम किए ये सब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स तब कहेंगे जब इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट पे तो मोशन में आ जाए, और अगर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, है ना। पहले 10 से चले थे 30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 50 हो गई, मतलब स्पीड में चेंजेस आ जाते। इन सब फोर्सेस क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब बैलेंस नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन, है ना, चेंज इन मोशन और स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, ये सब क्या यही होते हैं। इस अनबैलेंस फोर्स कारण कोई ऑब्जेक्ट चलती है, ठीक है। अगर भाई बस है या कार में आप बैठ के चलते हो, उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है रेस्ट पे, जब तक आप उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे मोशन में आएगी ही नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलो तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में या लाइव आकर के जरूर आपके डाउट को दूर करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोस्ट अवेटेड इनर्शिया। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं तक रोकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में देख क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।